डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपको फाई के वर्ल्ड में वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर में हम लीनियर मोमेंटम को डिस्कस करने वाले हैं। लीनियर मोमेंटम को बहुत आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो सिंपली बहुत ही सिंपल अल्फाज में लिखा हुआ है कि लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम किस चीज़ को कहते हैं। मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हमारे पास डिफिनीशन में भी बात की गई है और फिर मैथमेटिकल फॉर्म में भी हमारे पास लिखा है मोमेंटम इज़ इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मोमेंटम हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, मास इंटू वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ। इसका सिंपली ये मतलब है ना, अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है तो उसका मोमेंटम होगा, एक ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी है तो उसका भी मोमेंटम होगा। अब मोमेंटम ज़्यादा होगा कम होगा वो डिपेंड करेगा कि उसका मास ज़्यादा है या कम है, या उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है या कम है। तो मोमेंटम इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं सिंपली अगर आपको बताऊं, मेरे पास एक ट्रक जा रहा है, ठीक है, और इस साथ में एक छोटी कार जा रही है। हमारे लिए ट्रक को रोकना मुश्किल होगा, कार को रोकना हमारे लिए आसान होगा। क्यों? क्योंकि कार का मास क्या है एज़ कम्पेयर टू ट्रक, छोटा है। सेम इज़ द केस अगर मैं गाड़ी देखूं, एक गाड़ी जो है वो 100 किलोमीटर पर हावर से जा रही है, ठीक है, और दूसरी गाड़ी जो है वो जस्ट 10 किलोमीटर पर हावर से जा रही है। तो 100 किलोमीटर जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसको रोकना मेरे लिए मुश्किल होगा। जिसकी वेलोसिटी कम है 10 किलोमीटर पर हावर वाली बॉडी जो है या फिर कोई गाड़ी है उसको रोकना मेरे लिए आसान होगा। तो मैं सिंपली क्या कहूँगा, ऐसी बॉडी जिसका हमारे पास क्या हो, मास ज़्यादा हो, वेलोसिटी ज़्यादा हो तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, और ऐसी बॉडी जिनका मास और वेलोसिटी कम हो तो उसका मोमेंटम मेरे पास क्या होगा, उसका मोमेंटम भी मेरे पास कम होगा। लीनियर मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी दैट पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन एज द वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वो जिस तरफ बॉडी की वेलोसिटी होती है मोमेंटम की डायरेक्शन भी सेम उसी तरह से होती है। वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन का भी बताना ज़रूरी है। ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड कैसे आया? यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी है, मास का मेरे पास केजी हो गया, वेलोसिटी मेरे पास मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम का मेरे पास क्या आ गया, इसका ऐसा यूनिट आ गया। स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट के लेक्चर में अगर आपको याद हो तो मैंने न्यूटन्स के लॉस पढ़ाए थे। मैंने ये भी कहा था कि हमारे पास 9th में डिस्कस किए हुए हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत अभी आपके सामने आई है। एक्चुअली लीनियर मोमेंटम को एक तरह से हमने डिस्कस कर लिया, मेरे पास किसके बराबर है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी के बराबर है। ये बात तो ठीक है। अगर मैं फोर्स के साथ लीनियर मोमेंटम का रिलेशन फाइंड करना चाहूँ, फोर्स के साथ मैं बताना चाहूँ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं फिर उसके अंदर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, उस चीज़ को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं न्यूटन के सेकंड लॉ को देखूँ, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में तीनों लॉज को बहुत डिटेल से डिस्कस किया, वो मेरे पास किसके बराबर है, F इज़ इक्वल टू ma। न्यूटन का सेकंड लॉ जो कि हमें कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट का मास है और उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हो तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है, हमारे पास फेमस लॉ है F इज़ इक्वल टू ma। और अगर मैं एक्सेलरेशन की डिफिनीशन देखूँ तो वो मेरे पास किसके बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये दो इक्वेशंस मैंने यहाँ पर बना लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फर्दर जाते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊँ F इज़ इक्वल टू ए की जगह मैं अपनी क्या पुट करता हूँ, VF माइनस VI डिवाइड बाई T। ए की जगह मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करता हूँ। मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की, सिंपली इक्वेशन 2 को मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। तो F इज़ इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन की मैंने जो फार्मूला था वो मैंने पुट कर लिया। अगर यहाँ पे मैं m को मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर जब m को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, MVF माइनस MVI और डेल T नीचे अपना आ जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने क्या बताया, मोमेंटम इज़ इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी फाइनल होगी तो मोमेंटम भी फाइनल होगा, अगर वेलोसिटी इनिशियल होगी तो मोमेंटम भी इनिशियल होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, MVF माइनस MVI है तो PF माइनस PI हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि स्टूडेंट्स इसमें कोई मुश्किल चीज़ हो जिसकी आपको समझ ना आ रही हो। तो इस तरह से अगर मैं F की वैल्यू देखूँ तो वो मेरे पास क्या आई है, PF माइनस PI, और PF माइनस PI को मैं चेंज इन मोमेंटम लिख सकता हूँ। तो मेरे पास F फोर्स की वैल्यू क्या आई, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम का तो हमारे पास आ गया, इसका मतलब क्या है, मतलब समझना भी तो ज़रूरी है। मैं स्टूडेंट्स अगर आपको इसका मतलब बताऊं तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा ना पर यूनिट टाइम, इसको हम सिंपली ये भी कह सकते हैं, जब भी कोई चीज़ टाइम पर डिवाइड हो उसको हम रेट कहते हैं। रेट, किस रेट से चेंज आ रहा है,
तो मोमेंटम में जिस रेट से चेंज आ रहा है ना, वो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, वो फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर फोर्स मेरे पास ज़्यादा है तो मोमेंटम के रेट में भी ज़्यादा चेंज आएगा, अगर फोर्स मेरे पास कम अप्लाई हो रहा है तो मोमेंटम के रेट में भी कम चेंज आएगा। तो यानी कि मोमेंटम का फोर्स के साथ भी एक रिलेशन है, जो कि हमने ये सारा यहाँ पे क्या कर लिया है, डिराइव कर लिया है। चेंज force is equal to change in momentum per unit time. The time rate of change of linear momentum of a body is equal to the force acting on the body. अब वो डिपेंड करेगा, अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रहा है तो हमारे पास मोमेंटम के अंदर चेंज भी ज़्यादा आएगा, अगर फोर्स कम अप्लाई हो रही है तो हमारे पास क्या होगा, मोमेंटम के अंदर चेंज भी कम आएगा। तो स्टूडेंट्स सिंपल सा कंसेप्ट था। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा फिर से समराइज़ करके दे दूँ तो मोमेंटम के हमने दो रिलेशंस फाइंड कर लिए। एक हमारे पास P इज इक्वल टू mv, वो तो बेसिक डिफिनीशन है मोमेंटम की बेसिक डिफिनीशन है। लेकिन अगर मैं दूसरे तरह से फोर्स के साथ उसके रिलेशन फाइंड करना चाहूँ तो वो हमारे पास किसके बराबर आया है, वो हमारे पास आया है F इज इक्वल टू डेल पी डिवाइडेड बाई डेल टी। यानी कि चेंज इन मोमेंटम जो होगा हमारे पास फोर्स पर डिपेंड करेगा। मोमेंटम हमारे पास मास, तो यहाँ से एक चीज़ का हमें पता चल गया, हमें किस चीज़ का पता चला, वो ये है कि मोमेंटम हमारे पास मास भी डिपेंड करता है, मोमेंटम हमारे पास वेलोसिटी भी डिपेंड करता है, मोमेंटम हमारे पास फोर्स पर भी डिपेंड करता है, कितनी फोर्स उस बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है उस पर भी हमारा मोमेंटम डिपेंड करता है। फर्दर जाते हैं स्टूडेंट्स, इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम। अब इम्पल्स क्या है, इम्पल्स के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, और मोमेंटम के साथ इम्पल्स का क्या रिलेशन है ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, द इम्पल्स J इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल डेल टी विच द फोर्स एंड ड्यूरिंग विच द फोर्स एक्ट। जितना फोर्स एक्ट हुआ और जितने टाइम के लिए एक्ट हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इम्पल्स कहेंगे। तो इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। इम्पल्स भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, सेम डायरेक्शन एज एवरेज फोर्स। जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उसका हम एवरेज लेंगे, तो जो एवरेज फोर्स आएगी उसी की डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, इम्पल्स होगा। इसका ऐसा यूनिट मेरे पास न्यूटन इंटू सेकेंड, इसके फार्मूले से भी ज़ाहिर हो रहा है। फोर्स हमारे पास न्यूटन है, टाइम मेरे पास सेकेंड है, तो न्यूटन इंटू सेकेंड। When the force is constant, the impulse can be found by using average force. Force is not constant, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट हो फिर तो वही फोर्स बंदा पुट करता है, लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो तो फिर क्या करते हैं, सारी की सारी फोर्सेस का हम क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। एवरेज आपको पता होगा किस तरह से एवरेज लिया जाता है, फिर उस एवरेज वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ इतना इन्फॉर्मेटिव नहीं लिखा हुआ। द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन हाउ लार्ज द फोर्स इज एक्टिंग एज वेल एज, ठीक है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स का इफेक्ट डिपेंड करेगा कि फोर्स उसके ऊपर कितना लार्ज फोर्स अप्लाई हो रहा है। यहाँ के इम्पल्स की अगर मैं बात करूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना इम्पल्स पड़ेगा तो वो डिपेंड करेगा कि कितना इम्पल्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, G इज इक्वल टू F क्रॉस T, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना इम्पल्स पड़ेगा वो डिपेंड करेगा कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है और कितने टाइम तक अप्लाई हो रहा है, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। मैं अगर क्रिकेट की बात करूँ स्टूडेंट्स, ये टेनिस की बात करूँ, सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कस हुई, या फिर पढ़ सकते हैं, सॉरी वो मैंने हटा दिया। G इज इक्वल टू F क्रॉस T। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर मैं टेनिस की या क्रिकेट की बॉल की बात करूँ, वहाँ पे फोर्स बहुत हाई लगती है, टाइम बहुत कम होता है। अगर फोर्स हाई हो जाए, टाइम कम हो जाए, तो इम्पल्स मेरे पास लेट सपोज वहाँ से कितना आएगा, लेट सपोज 30 न्यूटन सेकंड मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। सेम इज़ द केस स्टूडेंट्स, सेम इज़ द केस अगर मैं एक गाड़ी को पुश कर रहा हूँ या फिर किसी भी चीज़ को मैं पुश कर रहा हूँ, फोर्स बेशक मैं कम लगा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ, तो वहाँ से भी मेरे पास क्या आएगा, 30 न्यूटन इंटू सेकेंड्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, हाउ लार्ज द फोर्स इज एक्टिंग, यानी कि एफ की वैल्यू कितनी हाई है, एज वेल एज फॉर हाउ लॉन्ग द फोर्स इज एक्टिंग। तो इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। वो मैंने कुछ समझा दिया किस तरह से। फॉर एग्जांपल सारी चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस हुई हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। फर्दर जाते हैं, फर्दर उसके बारे में क्या बातें की गई हैं, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू एफ एवरेज। जब हमारे पास कांस्टेंट फोर्स नहीं होगी तो वहाँ पे हम क्या लेंगे, एवरेज लेंगे स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ। व्हेन अ बॉल इज हिट, it responds to the value of the impulse. A large impulse produces a large response, that is the ball departs from the bat with a large velocity. However, the more massive the ball, the less velocity it has after leaving the bat. अच्छा, impulse एक और चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। A large impulse produces large impulse. Of course, अगर जितना impulse आपके पास हाई होगा तो उस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स भी आपके पास हाई आएगा, ठीक है। That is the ball departs from the bat with a large velocity.
तो उसका इम्पैक्ट हमारे पास क्या होगा, लार्ज वेलोसिटी की फॉर्म में मिलेगा। उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेलोसिटी आएगी वो लार्ज आएगी, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, वो ये है कि अगर उस ऑब्जेक्ट का मास मेरे पास ग्रेटर हो तो फिर इम्पल्स के ऊपर फ़र्क पड़ेगा कि नहीं? ऑफ कोर्स पड़ेगा। मैं एक बड़ी बॉल लेता हूँ, उसे हिट करता हूँ, और एक छोटी बॉल लेता हूँ, उसे हिट करता हूँ, इसका मास इसके मास में फ़र्क है। सेम 5 न्यूटन की फोर्स अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर जो इम्पैक्ट होगा या फिर इसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा वो, और इसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा वो डिफरेंट होगा। However, the more massive the ball, the less velocity it has after leaving the bat. तो यानी कि एक और चीज़ भी है जिसके ऊपर भी वो इफेक्ट कर रहा है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास मास है। Thus impulse can be related to the change in momentum. अगर वो मास के ऊपर इम्पल्स अगर मास के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है तो मास तो हमारे पास सिंपली क्या है, वो तो मोमेंटम है, मोमेंटम मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो सारे इंटर रिलेटेड हो गए। तो इस तरह से यहाँ से हमें एक चीज़ का पता चला, और वो ये है कि हमारे पास क्या है, मोमेंटम और मास के दरमियान मोमेंटम और इम्पल्स के दरमियान भी एक रिलेशनशिप है, ठीक है। मोमेंटम भी मास भी रिलेट कर रहा है और मास जो है वो इम्पल्स भी रिलेट कर रहा है, तो मोमेंटम और इम्पल्स के दरमियान भी तो एक रिलेशन हुआ ना, वो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हमने स्टूडेंट्स अभी एक चीज़ डिराइव की, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यानी कि जितना हमारे पास मोमेंटम में चेंज आएगा वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, आप कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अगर यहाँ से मैं एक चीज़ कर दूँ स्टूडेंट्स, पुटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3.15, वहाँ पे स्टूडेंट्स अभी जा नहीं सकते, मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने इम्पल्स के फॉर्मूले में क्या लिखा था, हमने वहाँ पे लिखा था फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम लिखा था। लेकिन अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो फोर्स किसके बराबर है, डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी के बराबर है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। इम्पल्स जो इक्वेशन 3.15 की बात कर रहे हैं ना, वो ये था कि इम्पल्स इज इक्वल टू, जो इम्पल्स की बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम के बराबर था। फोर्स मेरे पास किस चीज़ के बराबर है, जो हमने मोमेंटम के लिए डिराइव किया था, डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी के बराबर है। तो फोर्स की जगह सिंपली क्या कर देंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, अगर फोर्स के अंदर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास इम्पल्स आ जाएगा डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी मल्टीप्लाई बाय डेल टी कट जाएंगे, तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, या फिर इम्पल्स इज इक्वल टू mvf माइनस mvi। तो यानी कि इम्पल्स का भी हमारे साथ क्या है, मोमेंटम के साथ रिलेशनशिप है। मैं एक बार स्टूडेंट्स आपको समराइज़ करके दूँ, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, हमने मोमेंटम के बारे में सीखा। मोमेंटम मेरे पास बराबर होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा मास है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, सेम इज़ द केस कम मास है तो फिर कम मोमेंटम होगा, वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा, वेलोसिटी कम है तो मोमेंटम कम, सेम इज़ द केस मोमेंटम का। हमने एक और चीज़ भी सीखी कि मोमेंटम सिर्फ मास वेलोसिटी से नहीं आता, मोमेंटम एक और चीज़ भी है, फोर्स की वजह से भी मोमेंटम में चेंज आता है। ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है तो ज़्यादा मोमेंटम, कम फोर्स अप्लाई हो रही है तो कम मोमेंटम, वो हमने डिराइव कर लिया। इस तरह से होगा, फोर्स इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यानी कि जो हमारे पास मोमेंटम में चेंज आएगा वो डिपेंड करेगा इस फोर्स के ऊपर। सेम इज़ द केस हमने इम्पल्स को स्टडी किया, इम्पल्स को सडन किसी बॉडी के अंदर चेंज आते हैं उसको हम इम्पल्स सिंपली अगर सादा अल्फाज में बात करें तो वो ये है। इम्पल्स का हमने देखा तो वो मेरे पास बराबर था फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोर्स लग रहा है ज़्यादा टाइम के लिए, इम्पल्स ज़्यादा हुआ, कम फोर्स लग रहा है कम टाइम के लिए, तो इम्पल्स मेरे पास क्या होगा, कम होगा। तो इम्पल्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एक फोर्स पे डिपेंड कर रहा है कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, दूसरा टाइम पे डिपेंड कर रहा है कितना टाइम के लिए अप्लाई हो रहा है। तो इम्पल्स हमने सीखा। फिर हमने इम्पल्स की एक और चीज़ भी सीखी, वो ये कि हमारे पास इम्पल्स जो है वो एक्चुअली मास के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है ना, सॉरी इम्पल्स का मास का मास रिलेशन है। तो अगर इम्पल्स मास पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट का ज़्यादा मास होगा तो इम्पल्स, ठीक है। अगर इम्पल्स मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है और मास तो हमारे पास मोमेंटम है वो भी मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इससे ये चीज़ आई हुई कि मोमेंटम और इम्पल्स के दरमियान भी एक रिलेशनशिप है, वो हमने स्टूडेंट्स यहाँ भी डिराइव कर ली। वो हमारे पास आया कि हमारे पास ये तो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं। चेंज इन मोमेंटम एक्चुअली इम्पल्स में किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम। किसी ऑब्जेक्ट के चेंज इन मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा, वो भी इम्पल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। स्टूडेंट्स ये हमारे आज का लेक्चर था। हमने सीखा इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आगे कुछ कोलिजन्स आ रही हैं तो उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह हमेशा की तरह स्टूडेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट होती है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए करें और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए करें, क्योंकि इससे और कुछ नहीं होता, हमारी थोड़ी हौसला अफजाई होती है और हमें लगता है कि वाकई स्टूडेंट्स यहाँ से कुछ गेन कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमेशा की तरह आज भी आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।